हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी में हम संधि पढ़ रहे थे और इससे पहली क्लास में हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने 5 भेद पढ़े हैं। और आज हम व्यंजन स्वर संधि को पढ़ेंगे और उसके कुछ नियम हमने आपको कल प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किए थे। तो आज की क्लास में हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स देखिए, संधि हमने आपको बताई थी। संधि के 3 भेद हैं, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आती है। स्वर संधि के भी यहाँ 5 भेद आपने पढ़े हैं, जिसमें दीर्घ संधि, आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 संधियों को आप पढ़ चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में देखिए, हम इसको रिवाइज करते हुए हर दिन चलते हैं, इसलिए हम सीधे आज व्यंजन संधि को ही पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जिस प्रकार से स्वर संधि में हम कहते हैं कि 2 स्वरों का मेल होता है, वहां स्वर संधि होती है, ऐसे ही व्यंजन संधि में भी 2 या तो एक स्वर होगा या व्यंजन होगा, या पहले व्यंजन आएगा फिर स्वर आएगा, या दोनों ही व्यंजन हो सकते हैं। यहाँ 3 कंडीशन होगी। स्वर संधि में आपने कहा कि 2 स्वरों का मेल होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपके या तो 2 स्वर, आप 2 व्यंजन आपस में जुड़ेंगे, या पहले स्वर आएगा फिर व्यंजन आएगा, या फिर पहले व्यंजन आएगा फिर स्वर आएगा। यानी कि इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार आप पढ़ चुके थे, व्यंजन और स्वर का मेल। जैसे यहाँ देखिए, ये स्वर रहित त है और ये यानी कि ये व्यंजन है और ये ई है, तो दोनों के मेल से यहाँ पर संधि हो रही है। अब देखो, इन दोनों के मेल से ये दी कैसे आया, ये तो हम नियम में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं जानते हैं। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि व्यंजन और स्वर के मेल से आपका जो है, ये भी व्यंजन संधि का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि स्वर और व्यंजन का जब मेल होता है, तो ये भी आपका व्यंजन संधि का एक प्रकार है। और तीसरा, यहाँ पर हमने तीसरी बात की थी, व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों व्यंजन हैं और इन दोनों के मेल से ये बना है। कैसे बना वो नियम बताएंगे। प और जौ के मेल से आधा ज और जौ बना, तो ये आपका जो है व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है, ठीक है। तो हमने संधि, व्यंजन संधि के नियम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको व्यंजन संधि के नियम बताने के, इससे पहले 5 वर्ण बताए थे। और इन वर्णों में 5 वर्ग बताए थे और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। और इन वर्गों के नाम रखे गए हैं इनके प्रथम वर्ण के आधार पर। अब हमने यहाँ आपको क्यों ये लिखा है, आप कहेंगे औ क्यों पढ़ा रहे? नहीं, हम औ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ आपको नियम बता रहे हैं, जो व्यंजन संधि के नियम हैं। अब नियम क्या है बच्चों? जो आपके ये 5 वर्ग हैं, इन सब में आपके 5 वर्ण आते हैं। ये प्रथम वर्ण है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तो यहाँ पर इनको पंचम वर्ण भी कहा जाता है। पहले ही वर्ण के आधार पर इनका नाम रखा है और हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। अब नियम क्या था? नियम पढ़ते हैं। नियम कहता है, पहला नियम, कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब यदि हमें वर्ग ही नहीं पता तो फिर हम कैसे करेंगे? इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पहले इन 5 वर्गों के से जो है परिचित कराया था, ताकि आप अब नियमों को अच्छे से पढ़ सकें। तो हमने क्या कहा, यहाँ नियम पहला क्या कहता है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण यहाँ क्या लिखा है, क च ट त प। अब ये स्वर रहित हैं बच्चों, इनमें कोई स्वर नहीं है, क्योंकि आपने वर्ण में पढ़ा था कि जब आप व्यंजनों को स्वर के साथ मिला करके पढ़ा जाता है, और अगर किसी व्यंजन में स्वर न हो उसमें हलंत आता है। क वर्ग की हम बात करेंगे तो क वर्ग को जब आप स्वर के बिना लिखेंगे, इसको स्वर रहित व्यंजन भी कहा जाता है।
देखिए क वर्ग को आपने बिना स्वर के लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। इन सब में बच्चों हलंत होता है और इसे आप स्वतंत्र अवस्था में इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यंजन का। व्यंजनों को हलंत के साथ स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। इसका उच्चारण करने के लिए आपको किसी न किसी स्वर की मदद लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अ का ही आप मदद लेंगे, नहीं। अ स्वर जब किसी व्यंजन में जुड़ता है, किसी स्वर रहित व्यंजन में जुड़ता है, तो अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अ का काम क्या है, वो एक तो हमें इसके उच्चारण करने में मदद करता है, दूसरा इसके नीचे जो हलंत है उसको वो हटा देता है। तो अब हम इस क के हल को भी हटा देते हैं, जिसको हलंत कहा जाता है, और इस क को अब हम पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आधा क की तरह से आप इसको लिखते हैं। ये आधे स्वर हैं, इनको पूरा स्वरों के साथ लिखा जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि ये तो अ था, लेकिन इसी क के साथ यदि आप आ जोड़ें तो क्या ये का हो जाएगा ना, इसकी मात्रा जुड़ती है। किसकी मात्रा? इस स्वर की मात्रा जुड़ती है। नियम सारे हमने वर्ण विचार में पढ़ा था कि जब किसी व्यंजन में हम किसी स्वर को जोड़ते हैं तो वो व्यंजन उस स्वर के साथ जुड़ता है, उस स्वर की मात्रा के साथ, अर्थात आ की मात्रा के साथ का हो जाएगा। या फिर आपने इस का को आपने ओ जोड़ा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? को। तो यहाँ मात्राएं जुड़ती हैं, ये आपने सभी चीजें पढ़ी हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना आप समझ गए कि जो ये हल इस तरह से जो आए थे ना, पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, उसमें ये जो आए हैं ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, तो क्या कहा कि जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के बाद किसी, यानी पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण ग, घ अब यहाँ लिख दिया गया है, या अथवा इसके अलावा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण जो है ना अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में वो बदल जाता है। चलिए इतना लिख लीजिएगा। चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिएगा, क वर्ग का ग में कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या कहा है कि यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, तब जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क वर्ग का पहला वर्ण क है और तीसरा ग है, तो क ग में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। देख रहे हो, क ग में परिवर्तित हो जाएगा। च का तीसरा वर्ण आपका ज है, ट ड में बदल जाएगा, तो आपका द में बदल जाएगा, और प आपका ब में बदल जाएगा। चलिए इन नियमों को लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट पेज में इसको बताएंगे। चलिए
चलिए स्टूडेंट्स, लिख लिया है तो इसको आप नेक्स्ट पेज में देखिएगा। तो यहाँ पर हमने व्यंजन संधि की हमने बात की और आपने पहला नियम लिखा कि यदि पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, ऐसा नहीं है कि उसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का दूसरा या चौथा, ठीक है, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो पहला जो वर्ण है वो आपके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ उदाहरण हम यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि वर्ग भी लिखे हुए हैं। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि जो क वर्ग है, जो क वर्ण है उसका गौ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे, उदाहरण के लिए देखिएगा, दिक, ये स्वर रहित है, दिक धन विजय, विजय, दिक धन विजय। तो देखिए इसमें क आपका क्या है, व्यंजन है, पहला वर्ण आया और उसके बाद क्या आ गया, वो आया, ठीक है। और नियम में क्या कहा था कि र य र ल व ये सब आए। देखो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इसमें भी व्यंजन, तो दो व्यंजनों का यहाँ पर मेल हुआ है। और नियम कहता है बच्चों कि क के बाद अगर व आ जाता है तो वो आधा गौ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, वो आधा गौ में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, कौन सा परिवर्तन होगा यहाँ पर, ये पूरा परिवर्तन नहीं होगा, जो क है ना ये सिर्फ बदलेगा किसमें, आधा ग में, पूरा परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। जैसे हम स्वर संधि में क्या कर रहे थे, इन दोनों के मेल से कुछ बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा इसने कि यदि क के बाद कोई, यदि पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा आ जाए, तीसरा और चौथा आ जाए, तब जो है वो उसी वर्ण के, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, क के बाद वो आया है तो क का ग बन जाएगा, इसकी संधि करेंगे जब आप, तो क्या आपके पास आ जाएगा, दि, दि, और क को किस में बदल देंगे, हलंत के साथ गौ में। अब इसको आप आधा गौ भी लिख सकते हैं, दिग विजय। इसमें आपको यहाँ परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ जो आपका क व्यंजन था उसी में आपने परिवर्तन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ नियम आप पढ़िए और फिर इससे आप इसको समझिएगा। तो यहाँ क का ग में हमने परिवर्तन कर दिया है। दूसरा देखिए, यदि आपके पास चौ आ जाए तो चौ का क्या हो जाएगा, च छ ज, तो ज तीसरा वर्ण है। तो देखिए एक उदाहरण, अच, अच धन अंता, अच धन अंता। तो देखिए चौ के बाद अ आया, स्वर की भी बात की गई थी कि अगर चौ के बाद स्वर भी आए तो इस चौ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, ज में। तो क्या हो जाएगा, अ, और देखो बच्चों यहाँ पर च का ज हो गया, लेकिन अ भी इसके साथ है, तो ज धन अ जब आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा अजंता, अजंता, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्या नियम था, चलिए इसको रफ करते हैं कि ट अगर वर्ग का पहले आए तो इसका ट ठ ड, ड, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, सट धन आनन, सट धन आनन। अब इसके बाद क्या आया है, स्वर आया है,
ये भी कहा था ना कि स्वर भी आए तब भी वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सट, ट का तो ड हो जाएगा बच्चों, लेकिन आ भी इसमें जुड़ा है, और जब स्वर व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ते हैं तो वो उसकी मात्रा जुड़ती है। कहने का तात्पर्य है सडानन, क्योंकि बाद में तो उसका स्वर भी है फिर जुड़ा हुआ, वो भी हमें देखना है। जैसे यहाँ पर फिर से स्वर था, तो एक स्वर और एक व्यंजन जब जुड़ता है तो स्वर की मात्रा जुड़ती है। यहाँ हमने ज की, इसके मेल से च के बाद अ आया था तो इससे ज हुआ था। अब ज फिर अ के साथ जुड़ेगा तो व्यंजन और स्वर जुड़ेगा, तो इसका हलंत हट गया, तो अजंता हो गया था। ट और ड, इस ट से ड कैसे बना? सट धन आनन, ट के बाद आ आया कोई स्वर, तो ट का तो ड हो जाएगा स्वर रहित। स्वर जहां हलंत लगा है इसमें आप समझ जाइएगा ये स्वर रहित है, लेकिन साथ में इसमें आ भी जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वी था, ये तो आपका व्यंजन था, तो इसमें जो है मात्रा नहीं जुड़ेगी, हमने वी लिख लिया पूरा। लेकिन जब किसी स्वर में हम क्या करते हैं, किसी व्यंजन को जोड़ते हैं, तो उस समय आपको इस प्रकार से जो है उसमें स्वर की मात्रा जोड़नी है, तो ये आपका सडानन हो गया। फिर लिखेंगे एक और नियम यहाँ पर, तो के बाद तो का क्या हो जाता है? त थ द, तो ये सारे स्वर रहित हैं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, तत् धन भव, तत् धन भव, तो आपका क्या है? पहला, और इसके बाद आपका क्या आया है? भ आया है। और भ में भी आप देखिए, भ में भी आपका अ का स्वर है, तो का तो क्या हो जाएगा? आधा द। ठीक है, तो का हो जाएगा आधा दो हलंत के साथ, या स्वर रहित आप कह सकते हैं, और उसके बाद भाव पूरा ही आएगा, तो इसका हो जाएगा क्या? तद भव, तद भव। तीसरा, चौथा, पांचवा नियम है प, फ और ब। तो प का क्या हो जाएगा? ब, हलंत के साथ। ठीक है, तो आप उदाहरण देखिए, अप धन ज, तो इस प का क्या हो जाएगा? आधा ब, और इधर तो ज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब आपका? आधा ब और अब चलिएगा इन उदाहरणों को आप लिखेंगे, तो ये आपका पहला नियम है। पहला नियम, फर्स्ट नियम। पहला नियम आपके पास है, तो इसके सभी उदाहरण आप लिखिएगा। चलिए, तो ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे करते हैं? तो क्या लिखा है कि यदि व्यंजन का च ट, ये देखो सारे स्वर रहित हैं, के बाद म या न हो तो क का अंग, देखो इसके बाद यदि म या न आए, दूसरा नियम क्या कहता है कि पहले वर्ण क च ट त प के बाद यदि म या न आए तो जो क है उसको अंग हो जाता है।
ठीक है। च का यो हो जाता है, ट का अणो हो जाता है, तो का नो, व प का मो हो जाता है। जल्दी से इस नियम को आप लिखिएगा। तो दूसरा नियम बच्चों क्या है? दूसरा नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे करेंगे आप? ठीक है। तो क्या लिखा है कि यदि पहला वर्ण क्या क्या है बच्चों? क वर्ग है, फिर आपका च वर्ग है, फिर आपका ट वर्ग है, फिर त है और प वर्ग है। यदि क च ट त प के बाद क्या आ जाए? म या न आए, दोनों ही स्वर रहित है। न आए, आए या हो जाए तो जो क है और इसके बाद यदि म या न कुछ भी आए तो क का क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना यहां से, क का अंग हो जाता है, च का यो हो जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के साथ लिखते हैं इसको। च का यो, ट का अण, त का न और प का म, सब में हलंत होगा। ठीक है, तो यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क का क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा, हलंत के साथ है। च का यो हो जाएगा, ट का अण हो जाएगा, त का न हो जाएगा और प का म हो जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण के साथ हम इसकी संधि करते हैं। चलिए, तो उदाहरण के लिए वाक धनमय, वाक धनमय। तो देखो क के बाद क्या आया? म आया है और इसने क्या कहा? यदि क के बाद म आए तो हम उसको क्या कर देते हैं? उस क को, इस क को हम उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बना देते हैं। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी नियम में? वांग मय। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, सट धन मास। तो ट के बाद भी म आया तो ट ठ ड ढ अण आ जाएगा। तो स
अणो आधा हलंत के साथ आप इस तरह से लिखेंगे, षड्मास। ठीक है। थर्ड देखिए, तत्धन नाम, तत्धन नाम, तो क्या हो जाएगा, तन्नाम। ठीक है। क्यों? क्योंकि त के बाद, क्योंकि त का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण क्या है, ता था ध ध न, तो न आधा होगा तो तन्नाम। पुनः अपधनमय, अपधनमय, ये हो जाएगा आपका। और देखो, प का अंतिम वर्ण क्या है, म है, तो अमय, अमय। ठीक है, अमय। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हैं। दिक, धन नाग, नौ की भी हमने बात की थी। तो देखिए, क के बाद क्या आया, स्वर रहित क के बाद नौ आया, तो इसको आप इसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए, दिग्नाग। ठीक है। सट धन मुख, सट धन मुख, मो आया ट के बाद, क्या हो जाएगा बच्चों, षडमुख। जगत धननाथ, जगन्नाथ। अप धन मानस, तो सब में आप देखिए अप धन मानस, अप में प के बाद फिर मो आया, और प का अंतिम वर्ण यानी पांचवा वर्ण क्या है, प फ ब भ म, तो क्या हो जाएगा, अम मा नस, क्या मानम है ये। ठीक है, तो अम्मानम। तो इस तरह से ये दूसरा नियम है, इसको भी आप नोट करें। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़े हैं। वो नियम आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और उसे आप ध्यान से उस पर आधारित कुछ और उदाहरण कीजिएगा। इसके बाद हम कुछ और नियम हैं जो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।